हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी फुल यूनिट IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जहां पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वे अपने अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसको नेटवर्किंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लैब, ठीक है। जो कंप्यूटर लैब होता है उसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि उस कंप्यूटर से कुछ प्रिंटर्स भी जुड़े होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को अलाउ करते हैं शेयर करने के लिए। तो ये होता है नेटवर्किंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। कोई 3 फायदे बताइए नेटवर्किंग का। पहला जो फायदा है, एडवांटेजेस है, वो है डेटा शेयरिंग। आप कहीं पे भी नेटवर्क के थ्रू डेटा को शेयर कर सकते हो। दूसरा जो फायदा है वो है फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू कहीं पर भी। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, कहीं पर आपको नीड होती है फाइल ट्रांसफ़र की, तो आप मेनली दिस टाइम क्या यूज करते हो, आप व्हाट्सअप का यूज करते हो, ठीक है, जीमेल का यूज करते हो। इन सारे चीज़ों का यूज करके आप फाइल को ट्रांसफ़र करते हो। नेक्स्ट है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग को आप कह सकते हैं जब आप किसी कंप्यूटर से किसी प्रिंटर को अटैच करते हो, जोड़ते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्डवेयर शेयरिंग होता है। 4 है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब कि कोई एक जगह क्या है, कोई इंटरनेट हैव है, ठीक है, और यहाँ से डिफरेंट हम बोल सकते हैं जो कंप्यूटर है अटैच है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो अलाउ करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरनेट एक्सेस के लिए। यानी एक सिंगल ब्रॉडबैंड से आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट चला सकते हो। तो ये होता है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विथ रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर। अब यहाँ पैकेट क्या होता है? पैकेट का मतलब कि यहाँ पर कोई हम बोल सकते हैं चिप्स वगैरह का पैकेट नहीं, ठीक है। जब डेटा ट्रांसफ़र आप करते हो कभी इंटरनेट पर, तो जो भी डेटा होता है ना वो पैकेट में, यानी छोटे छोटे पैकेट में वो बट जाता है, ठीक है। जब छोटे छोटे पैकेट में वो बट जाता है, जहाँ पर आप भेजते हो डेटा को, तो 1 बाय 1 करके, ठीक है, ये जो पैकेट है वो जाता है एक डेस्टिनेशन पर जहाँ आपने इसको भेजा है, ठीक है। जहाँ आपने भेजा है वहाँ पर इन सारे छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं वो बट कर एक हम बोल सकते हैं सिंगल पैकेट फॉर्म होके यहाँ पर रिसीव होते हैं मैसेज, ठीक है। इसको बोलते हैं पैकेट। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो वो है डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट कॉल्ड पैकेट्स। जो भी डेटा आप सेंड करते हो इंटरनेट पर या नेटवर्क का यूज करके, वो जो डेटा होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग पैकेट्स भी कहते हैं। और वो जो पैकेट्स होता है क्या होता है, ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर अंटिल इट्स फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। यानी हर एक जो पैकेट्स होता है छोटा छोटा, ठीक है, वो सेंड करता है कहाँ पर, जहाँ पर आपने उस मैसेज को भेजा था, ठीक है। तो इस तरह से जो पैकेट होता है डेटा ट्रांसफर के मतलब रेफरेंस में इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वाईफाई क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं, देखते हैं। वाईफाई का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। अब इसका काम क्या है, आपने यूज किया होगा जनरली। वाईफाई क्या होता है, बेसिकली आप जब ऑन करते हो तो दूसरे लोग क्या हो सकते हैं, आप जब ऑन करते हो इसको तो दूसरे लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो इंटरनेट से, तो इसको वाईफाई कहा जाता है। इसमें कोई केबल वगैरह का यूज नहीं होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली जस्ट वाईफाई आप ऑन करोगे और किसी दूसरे का सिस्टम है वो हॉट स्पॉट ऑन करेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ढेर सारे लोग फ्रेंड्स लोग करते होंगे हमारे ख्याल से, ठीक है। वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर नेटवर्क। अब क्या करते हैं, ये अलाउ करता है कनेक्ट करने के लिए, चाहे कंप्यूटर्स हो या मोबाइल हो, ठीक है, वायरलेसली मतलब बिना केबल के, इसको हम बोला जाता है वाईफाई। अब ये कह रहा है कंपेयर लैन विथ वैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस बताइए। तो लोकल एरिया नेटवर्क को देखो, लैन को हम बोलते हैं स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लैन जो होता है ना वो क्या करता है,
कवर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ये काफ़ी हम बोल सकते हैं काफ़ी कम दूरी तक होता है। जैसे कि कोई कंप्यूटर लैब हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, इसको हम बोलते हैं लैन। लेकिन वैन की बात करें तो ये पूरी कंट्री तक फैली होती है, पूरी देश में फैली होती है। फॉर एग्जांपल नेट, इंटरनेट जो है ना, वो क्या है, वैन का एग्जांपल है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी इन सारे जितने भी टर्म्स दिया गया है इसके फुल फॉर्म बताना आपको। जैसे DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। C है मॉडम, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे www को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एंड P2P का फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। चलिए, ये कह रहा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर आप डिफाइन करिए और ये किस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से डिफरेंट है। तो सबसे पहले पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जानते हैं, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस, यानी ऐसा नेटवर्क यानी जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें क्या है, इक्वल स्टेटस है, मतलब कि एक साथ में काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर, ठीक है। जनरली सच इन ए नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज इक्वली कंपोनेंट CPU, यानी हर एक कंप्यूटर के पास क्या है, एक इक्वल, ठीक है, CPU है, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर के पास एक CPU है, दूसरे कंप्यूटर के बाद उसके पास भी CPU है, मतलब कि बराबर बराबर जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास है। अब ये क्लाइंट हम बोल सकते हैं सर्वर से किस तरह से डिफरेंट है, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्वर सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। अगर ऐसा कंप्यूटर जो क्या कर रहा है, दूसरे हम बोल सकते हैं नेटवर्क को या दूसरे कंप्यूटर को टास्क प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, यानी ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को काम कर देने के लिए, मतलब काम करने के लिए दे रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर एंड द वंस दैट यूज दिस सर्विस आर कॉल्ड क्लाइंट्स। जो भी इस सर्वर को यूज करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइंट। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को काम देता है करने के लिए, ठीक है, टास्क देता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब नेक्स्ट है लिस्ट एनी 5 एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का 5 एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है। तो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है गूगल टॉक, दूसरा जो सॉफ्टवेयर वो है याहू मैसेंजर, तीसरा है स्काइपी, ठीक है, स्काइप, 4 है विंडोज लाइव मैसेंजर एंड 5 है रेडिफ बॉल, ठीक है। ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि आप मैसेज करने के लिए यूज किया जाता है इसका। अब ये पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेजेस का मतलब क्या होता है। सो इंस्टेंट मैसेजेस को IM भी कहा जाता है, इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये क्या करता है, टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसफर, हम बोल सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड मैसेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं सेंडर टू रिसीवर, यानी कोई यहाँ पर सेंडर है और यहाँ पर कोई रिसीवर है, तो यहाँ पर कोई कुछ लिखता है, ठीक है, कोई टेक्स्ट लिखता हो तो यह जो टेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेजेस आप याद करिएगा वो क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड, सिर्फ टेक्स्ट होता है उसमें, ठीक है। 10 है गिव एनी 3 की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी 3 फीचर बताइए इंस्टेंट मैसेजिंग का। पहला जो फीचर है वो है टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंट टू 1 और मोर पर्सन, यानी जो टेक्स्ट मैसेजेस है वो एक या एक से अधिक लोगों तक भेजा जा सकता है। दूसरा ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है। तीसरा है वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो आप इंस्टेंट मैसेजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिकेट टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट, यानी 3 ऐसी शिष्टाचार आदतें बताइए जो हमें चैटिंग करते वक्त याद रखनी चाहिए, ठीक है। एटिकेट का मतलब कि जो अगला हमसे बात कर रहा है उसको बुरा ना लगे, मतलब कि उसके साथ हम अच्छे से बिहेव करें। तो क्या 3 ऐसे अच्छे चीज़ें हैं जो हम लोग अगर चैटिंग करें तो हमें याद रखना चाहिए। पहला जो चीज़ है वो है मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड द टू द पॉइंट। जो मैसेज है वो उसका क्या होना चाहिए, वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब बकवास नहीं करना है यहाँ पर।
दूसरा है ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम इफ़ योर स्क्रीन नेम डजंट रिफ्लेक्ट इट। अगर आपका स्क्रीन नेम मतलब कि आप अगर बात कर रहे हो उस पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप पहले अपने नाम से इंट्रोड्यूस करो कि हाँ मेरा नाम ये है, ठीक है, और इसके बाद से आप बात करना शुरू कर सकते हो। थर्ड है ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैव द टाइम टू चैट फर्स्ट। और इसके बाद से जिससे बात कर रहे हो आप, ठीक है, उससे पूछो क्या आपके पास टाइम है हमसे बात करने के लिए। अगर टाइम है तो ठीक है बात करो, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर। यानी क्या नीड है, मतलब कि क्यों इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज किया जा रहा है। तो पहला जो यूज है वो है अ वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर चैट करना है तो आपके पास एक वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए तभी आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है कंप्यूटर एंड ब्राउजर। आपके पास एक कंप्यूटर भी होना चाहिए और ब्राउजर भी होना चाहिए, तभी आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज ब्लॉग, एक्सप्लेन इट्स यूज। ब्लॉग क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं। सो अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस ब्लॉग, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्लॉग क्या है, एक तरह का हम बोल सकते हैं वेब पेज है, ठीक है, या वेबसाइट होता है जिसपे जो कुछ लोग यूजर होते हैं वो अपना ओपिनियन को लिखते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं अपने वेब पेज पे वो जितनी भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें उन्होंने लिखा है ब्लॉग को वो अपलोड करते हैं आपके लिए कि ताकि आप उसको पढ़ कर, ठीक है, आप कुछ उससे एडवांटेजेस ले सकें या कुछ सीख सकें उससे। तो इसको बोलते हैं ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। अब ब्लॉग का मतलब है कि ये ऑनलाइन समझ लीजिए डायरी है, जैसे कि एक डायरी होती थी हम लोग पॉकेट में लेके चलते थे, लेकिन जो ब्लॉग है वो एक ऑनलाइन है, मतलब इंटरनेट पे आपके जाके वो सारी चीज़ें करना पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे कुछ लिखना है और अपलोड करना है तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है यूज करने में। वी कैन यूज ए ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज़, रिव्यूज़। हम लोग ब्लॉग क्यों यूज कर सकते हैं, अगर कोई अनाउंसमेंट करना है, ठीक है, कोई न्यूज़ देना है किसी को, कुछ रिव्यूज़ है, कुछ किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग ब्लॉग के थ्रू शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस। कोई ऐसे 5 वेबसाइट के नाम बताइए जो ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट है, देख सकते हो 5। पहला है www.wordpress.com। इसमें भी आप जाकर ब्लॉग लिख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कुछ नहीं पे करना है। दूसरा जो चीज़ है वो है www.blogger.com। जो blogger.com है काफ़ी यूज होता है, काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। थर्ड है www.blog.com, ये है 4। इसके बाद से www.weebly.com एंड 5th है www.blogsum.com। ये 5 वेबसाइट है जिस पे जाके आप आसानी से ब्लॉग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज में और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, देखते हैं। अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वेब पेज। यानी कोई सिंगल HTML डॉक्यूमेंट है उसको वेब पेज कहा जाता है, लेकिन कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, अगर ढेर सारे वेब पेजेस हैं, ठीक है, उसको वेबसाइट कहा जाता है। 16 है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिशिंग अ पोस्ट। पब्लिशिंग अ पोस्ट का मतलब क्या समझ रहे हो। पब्लिशिंग अ पोस्ट का मतलब कि आपने कुछ इंटरनेट पर लिखा और उसको आपने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, ठीक है, इंटरनेट के सर्वर पर अपलोड कर दिया, उसको बोलते हैं पब्लिशिंग अ पोस्ट। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पब्लिशिंग अ पोस्ट मीन्स टू मेक द मोस्ट पोस्ट पब्लिक। पोस्ट पब्लिक मतलब कि आप जब उसको पोस्ट कर देते हो तो पूरे पब्लिक को दिखेगा वो। वंस वी फिनिश टाइपिंग द कंटेंट वी नीड टू पब्लिश द पोस्ट फॉर द अदर टू सी। अगर हम लोग कुछ ब्लॉग या कुछ पोस्ट लिख रहे हैं तो उसके बाद से क्या होता है, हमें उसे अपलोड करना पड़ता है इंटरनेट पर, तभी वो क्या होता है लोगों को, पब्लिक को दिखता है। टू व्यू द पोस्ट यू कैन टाइप द ब्लॉग एड्रेस इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। अगर आपको पोस्ट करना है तो जहाँ से आपको पोस्ट करना है उसका एक एड्रेस, हम बोल सकते हैं ब्लॉग एड्रेस लिखना पड़ता है। ब्लॉग एड्रेस बार में जाकर आपको उसको वेबसाइट का नाम देना होता है, उसके बाद से वहाँ से जाकर आप पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का क्या पर्पज है, क्या यूज है। So whenever we do not have an active internet connection, we can create blogs using a blog applications and publish to the blog whenever the internet connectivity is available। कहने का मतलब है जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता है, मतलब कभी कभार क्या होता है आपका डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है,
या कभी कभी कोई दिक्कत है, बहुत स्लो है इंटरनेट, तो हम लोग क्या करते हैं ऑफलाइन ही, मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ऑफलाइन लिख लेते हैं, लिख के रख लेते हैं उसको। जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन दोबारा आ जाता है या हम लोग रिचार्ज करवा लेते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं उसको फिर से उसको पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिस्ट एनी 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। अब 5 ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम बताइए जो, ठीक है, यानी 5 ऐसे सॉफ्टवेयर के टूल्स बताइए जो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटिंग कर सके। तो यहाँ पर 5 का हम बोल सकते हैं दिया है लिस्ट। पहला है क्वामना, दूसरा है विंडोज लाइव राइटर, थर्ड है ब्लॉग डिस्क, मार्स एडिट एंड ब्लॉग सेट। ये क्या है, 5 ऐसे टूल्स हैं जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन ब्लॉग को लिख सकते हो, और जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो उसको पोस्ट कर दो। 19 है एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का क्या पर्पज है? सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यही पर्पज है कि आप क्या करते हो, कोई भी पैसे वगैरह भेजने होते हैं, ठीक है, चाहे आप फोन पे हो या गूगल पे है, उसका यूज करते हो। पर्पज यही है कि मतलब टाइम बच जाता है यार, मतलब कि बैंक पर जाने से अच्छा है कि आप क्या करो, किसी ऐप का यूज करके ही दूसरे अकाउंट में सेंड कर दो। ये बहुत ही बड़ा पर्पज है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैव द मेड ट्रांजेक्शंस वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्क फ्लो इन मैनी फॉर्म्स इन अ बिजनेस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या करता है, ये पैसे को ट्रांसफर करता है ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर, इसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये कह रहा है लिस्ट एनी 5 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। 5 ऐसे वेबसाइट के नाम बताइए जो क्या करता है, अलाउ करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो पहला है IRCTC, मतलब ये क्या, ये जो वेबसाइट है ये रेलवे का है, आप यहाँ से टिकट वगैरह बुक कर सकते हो और यहाँ पर पैसे भी पे कर सकते हो। दूसरा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हो, खरीदते हो, आप जो भी चीज़ें खरीदते हो तो यहाँ पर ऑनलाइन ही पे कर सकते हो। थर्ड है ईबे। यहाँ पर भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, रेड बस है, बसों के लिए टिकट बुक किया जाता है, यहाँ पर भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है अमेजन। अमेजन तो काफ़ी हम बोल सकते हैं फेमस है, जो कि आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को खरीदते हो और वहाँ पर डायरेक्टली पे करते हो ऑनलाइन। तो ये 5 हम बोल सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कर सकते हो, ऐसे वेबसाइट है। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। 3 ऐसे पेमेंट टूल बताइए जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे मैं पहले वैसे ही बता देता हूँ आपको, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, और गूगल पे हो गया। 3 वैसे हो गया, मतलब जो अभी यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ और दिया है, ठीक है, 6 ज़्यादा ही दे दिया है, 3 पूछा है, 6 दे दिया है, कोई बात नहीं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग, पेटीएम एंड फ़ोन पे। इन जितने भी टूल्स हैं इसका यूज करके हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन 22 है गिव एनी 2 बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कोई 2 फायदा बताइए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। तो 2 फायदा ये है कि मनी कैन ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, जो पैसे होते हैं हमारे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, हमें लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है बैंक में जाके। ठीक है, दूसरी जो फायदा वो है इट रिड्यूस द हेल्प ब्लैक मार्केटिंग फॉर द सम कंटेंट्स, मतलब कि आपको इसके लिए कोई पैसे किसी को पे नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करो, अपना ऐप ओपन करो, ठीक है, यूजर ID पासवर्ड डालो और यहाँ पर आप अकाउंट चूज करो किस अकाउंट में आपको सेंड करना है, और वहाँ पर आसानी से आप कुछ ही मिनटों में आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। सो इंटरनेट सिक्योरिटी का क्या पर्पज है? सो इंटरनेट सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हम बोल सकते हैं कोई मेरा डेटा है, ठीक है, या कुछ मेरी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई दूसरा उसको देखे या उसको ओपन कर सके, तो इसके माध्यम से क्या है, वो इंटरनेट सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड रिलेटेड टू द इंटरनेट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर टू यूज अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। कहने का मतलब है कि ये इंटरनेट सिक्योरिटी का पर्पज यही है कि कोई ऐसे बंदे या कोई ऐसा इंसान ना हो ताकि दूसरे के साथ कोई फ्रॉड कर सके ऑनलाइन या इंटरनेट पर। तो इसलिए इंटरनेट सिक्योरिटी बनाया गया है। चलिए एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, यानी कितने तरह के ऑनलाइन थ्रेट्स हो सकते हैं। थ्रेट्स का मतलब कि कितने तरह से आपको हम बोल सकते हैं बेवकूफ़ लोग बना सकते हैं पैसे लेने के लिए, पैसे ठगने के लिए। तो यहाँ पे फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिशिंग का मतलब कि हम बोल सकते हैं कुछ लिंक वगैरह शेयर करते हैं। यहाँ पे ईमेल में भी आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भेजते हैं जहाँ पर आप क्लिक करते हो पैसे वगैरह कट जाते हैं। चैट स्पीकिंग मतलब कि आप कोई लिंक भेजेंगे और चाहे बात वगैरह करेंगे, आपको बहला फुसला कर कुछ अकाउंट नंबर वगैरह देंगे और वहाँ पर आपका भी बोल सकते हैं बेवकूफ़ बना देते हैं सब। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द नीड
टू क्लियर डेटा स्टोर इन ब्राउजर, यानी जो डेटा स्टोर होता है ब्राउजर में उसको क्यों क्लीन करना नीड है, क्यों आ सकता है? क्योंकि आपने जब वेब ब्राउजर चलाया होगा तो वहाँ पर जब कभी आप, हम बोल सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करते होंगे ना, तो वो पूछता होगा डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड। अगर आपने सेव कर दिया उस पासवर्ड पर, सेव वाले बटन पर क्लिक कर दिया, तो आपका जो, हम बोल सकते हैं, जितने भी जो भी पासवर्ड होते हैं ना वो सेव हो जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में। तो अगर आप उसको क्लियर नहीं करते जो सेव हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मिसयूज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो डेटा स्टोर होता है ब्राउजर में हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। ब्राउजर ऑप्टेन प्रॉम्प्ट टू सेव यूजर नेम एंड पासवर्ड व्हेन यूजर्स अटेम्प्ट टू लॉग इन वेबसाइट्स, यानी जब भी वेबसाइट पर कोई लॉगिन करता है तो वो यूजर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड पूछता ही है, ठीक है। तो हमें इसको बेसिकली क्लियर कर देना चाहिए ताकि कोई मिसयूज ना कर सके इसका। 26 एक्सप्लेन एनी 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहने का मतलब कि ऐसा पासवर्ड जो किसी दूसरे को पता ना चल सके या किसी दूसरे को लर्न ना हो सके, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो 12 से 14 कैरेक्टर बनाइए, ठीक है। ये मतलब 6 से 7 कैरेक्टर मत बनाइए, 8 कैरेक्टर तक कि कोई भी लर्न कर ले। तो 12 से 14 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद से उसमें क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद से नंबर होना चाहिए यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। यानी इतने सारे बोल सकते हैं नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। और इन सारे चीज़ों का अगर आप, हम बोल सकते हैं, मिक्स करके अगर पासवर्ड कोई बनाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है किसी को क्रैक करना या किसी को, हम बोल सकते हैं, फाइंड आउट करना या लर्न करना, ठीक है। तो हमें जब भी बनाना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो हमें इतने कैरेक्टर को लर्न करना है और इतने कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए उस पासवर्ड में, तभी आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। चलिए 26 एक्सप्लेन एनी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डेटा, यानी 4 ऐसे चीज़ें बताइए जिससे हम लोग अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो चीज़ है वो है कीपिंग और यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। आप क्या करिए, यूजर नेम जो पासवर्ड है वो प्राइवेट रखिए, ठीक है। और आप एंटीवायरस का यूज करिए, उसको अपडेटेड रखिए, ठीक है। इसके बाद से आपका जो ब्राउजर है उसको क्लियर रखिए, कुकीज़ वगैरह फ्रिक्वेंटली शो होता है तो उसको क्लियर रखिए ताकि आपको कोई डेटा है कहीं पर सेव ना हो ब्राउजर में। और इसके बाद डू नॉट क्लिक ऑन लिंक शेयर बाय नो यूजर्स, यानी ऐसे यूजर्स हैं जो आपको कोई लिंक यूज करता है और आप उसको जानते ही नहीं हो, तो उस लिंक पर आप क्लिक ही मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, सिक्योर डेटा कर सकते हो अपना। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन यूज ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर का क्या यूज है, तो पहले एंटीवायरस का हम देखते हैं। एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चार्ज ऑफ मेलवेयर सॉफ्टवेयर। अब क्या है, दोनों सेम ही काम है। एंटीवायरस एंड एंटी स्पेयर का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके रियल टाइम कंप्यूटर का प्रोटेक्शंस करता है, ठीक है, बचाता है लोगों से, ताकि लोगों से नहीं, हम बोल सकते हैं जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको चेक करता है कि रियली में ये जो सॉफ्टवेयर पायरेट है कि नहीं, मतलब कि ये रियल है कि नहीं, या किसी, हम बोल सकते हैं, किसी दूसरे के द्वारा इसको जानबूझ के सेंड किया गया है ताकि आपका जो डेटा है वो उसके पास जा सके। तो इस तरह से वो चेक करता है कि कोई जो डेटा है वो रियल है कि नहीं है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को चेक करता है वो। कीप योर एंटीवायरस एंड एंटी स्पायर सॉफ्टवेयर ऑलवेज अप टू डेट। ये कह रहा है हमेशा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या एंटीवायरस आपका, वो हमेशा अप टू डेट रखो, जिससे क्या हो सकता है, आपको जो कंप्यूटर है वो थ्रेट्स या वायरस से बचाया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट है एनलिस्ट एनी 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस, यानी अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर क्या 3 बेसिक रूल्स हो सकता है जो आप सेफ्टी हो सके, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। तो यहाँ पहला है फायर सेफ्टी, दूसरा है फॉल एंड स्लिप, तीसरा इलेक्ट्रिक सेफ्टी। फायर सेफ्टी का मतलब कि ऐसे जगह जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि आग लगने की संभावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो चीज़ है फॉल एंड स्लिप, मतलब कि ऐसी जगह अगर काम कर रहे हो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो फ्लोर वगैरह है वहाँ पर पानी वगैरह ना गिरा हो, चाहे वो गीला ना हो, ताकि आप फिसल के गिर ना सके, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर काम कर रहे हो आप वहाँ पे एक्चुअली में वायर केबल वगैरह वैसे नहीं होने चाहिए कि ताकि कोई छुए उसको लाइट वगैरह मार दे, ठीक है, करंट लग जाए, शॉक लग जाए। 30 है गिव एनी 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू इंश्योरिंग फॉल एंड स्लिप। अगर हमें बचना है किससे, गिरने से, फिसल के गिरने से, तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखना पड़ेगा। तो पहला है कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, यानी अगर हमें गिरने से, स्लिप यानी फिसल के गिरने से बचना है तो जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वो जो एरिया है हमेशा क्लीन और साफ सुथरा रहना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है वो है वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड
रिसीव्ड लाइट, मतलब कि जहाँ पर आप जा रहे हो ना, मतलब कि जो एरिया है वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी से लड़के गिर जाए, तो इससे क्या हो सकता है भी गिर जाते हो और चोट भी लग जाएगा इससे। वियर नॉन स्लिपरी फुटवियर, यानी जो ऐसे जूते पहनिए जो वो स्लिप होने से आपको बचाता है। नेक्स्ट, फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, जो फ्लोर होता है वो हमेशा साफ और सूखा रहना चाहिए ताकि आप फिसल के गिर ना सको। नेक्स्ट आता है गिव एनी टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है, दो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बताइए ताकि कोई इंसान जो है शॉक से बच सके, जिसको करंट ना लगे। पहला है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं आप अपने कंपनी में, चाहे हम बोल सकते हैं कोई वायर है, ठीक है, या कोई बोर्ड वगैरह है, तो उसका क्या होना चाहिए, वो एक ऑर्गेनाइज्ड, हम बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, मतलब कि वो कंपनी का होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है वर्कर्स शुड बी ट्रेंड टू हैंडल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टली, और जो वर्कर हों वहाँ पे उसको ट्रेंड, मतलब उनको ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को काफ़ी अच्छे से। ये दो तरीके से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एनी टू फर्स्ट एड रूल्स। फर्स्ट एड रूल्स क्या होता है, एक तरह का एक बॉक्स होता है, उसमें कुछ इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ वगैरह होती हैं, पट्टी वगैरह होती है, बैंडेज वगैरह होती है, ठीक है, मरहम वगैरह होती है जिसका यूज करते हैं, कभी घाव वगैरह लग जाता है, ठीक है। एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन कॉम एंड नॉट टू पैनिक। फर्स्ट एड रूल्स का मतलब है कि किसी को चोट लग गया है तो सबसे पहले इंश्योर करिए कि वो ज़्यादा चिल्लाए ना, ठीक है, घबराए ना, और ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे, ठीक है। कोई रिलैक्स महसूस नहीं करेगा उस समय, बट मतलब कि वो मतलब कि हम बोल सकते हैं शांति से बैठे रहे। नेक्स्ट है कीप देम वार्म इफ दे अंडर शॉक, यानी ये कह रहे हैं कि मतलब शॉक, मतलब काफ़ी शॉक है तो उनको कीप देम वार्म, मतलब कि उनको थोड़ा सा हम बोल सकते हैं गम रखें, या हम बोल सकते हैं उनको थोड़ा सा देखभाल करें, तो इस तरह से फर्स्ट एड रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या होते हैं देखते हैं। एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स द इलनेस ऑफ मे एक्वायर्ड ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशंस, यानी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड का मतलब है कोई इंसान है जो अपना काम कर रहा है, ऑक्यूपेशनल मतलब कोई अपना ड्यूटी कर रहा है और इस ड्यूटी के दौरान उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है या बीमारी हो जाती है, मतलब कि बुखार वगैरह हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल पीपल वर्किंग इन ए केमिकल फैक्ट्री मे गेट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जो केमिकल कंपनी में काम कर रहा है और उस केमिकल की वजह से वो उसको क्या हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो क्या है, इन्फेक्टेड हो गया है, अफेक्टेड हो गया है, तो उसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। नेक्स्ट आता है लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। 3 तरह के ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स का नाम बताइए। पहला होता है फिजिकल हैजर्ड्स, दूसरा होता है केमिकल हैजर्ड्स, तीसरा होता है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टर्म एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। एक्सीडेंट और इमरजेंसी में क्या फ़र्क है। सो एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड एज द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर unintentionally causing hazardous result for injuring और unwanted results, यानी एक्सीडेंट उसको कहा जाता है जो अनफॉर्चुनेट मतलब कि तुरंत हो जाए, मतलब आप उस किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो लेकिन वो हो जाता है, ठीक है, बाय चांस, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शंस इज कॉल्ड इमरजेंसी, यानी ऐसा सिचुएशंस जो किसी पर्सन को लेके, ठीक है, जरूरी है उस पर ध्यान देना या उस पर हम बोल सकते हैं एक्शन लेना, तो उसको बोल देंगे इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है 36 है एनलिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी 4 तरह का एक्सीडेंट का नाम बताइए। सो 4 तरह के एक्सीडेंट जो है वो है एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम करते हो, क्या हो सकता है, स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब फिसल के गिर सकते हो। इंडस्ट्रियल डिजीज इलनेस, मतलब इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल एक्सीडेंट, और नेक्स्ट आ गया स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट, ये सारी होती है एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है गिव एनी 3 सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन, यानी कोई ऐसे 3 इमरजेंसी सिचुएशंस बताइए जो इवैक्यूएशन से रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इवैक्यूएशन मतलब कि हमें मतलब सावधानियां बरतनी होती है, जैसे फायर हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन्स, ट्रांडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टर्बेंस एंड वर्क प्लेस वायलेंस। इतनी जो चीज़ें हैं हमें सावधानी बरतनी चाहिए अगर इस तरह के हम बोल सकते हैं इमरजेंसी आ जाए तो। नेक्स्ट है 38 है गिव एनी 2 वेज टू हैंडल एक्सीडेंट। 2 कोई रास्ता बताइए जिससे कि हैंडल किया जा सकता है एक्सीडेंट को। तो पहला जो चीज़ है वो है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग,
ठीक है। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कुछ रूल्स होने चाहिए अगर कुछ इमरजेंसी हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी रिप्लेस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट। जो सेफ्टी मेजर्स है मतलब कि सेफ्टी जो है कि इस तरह से हम बोल सकते हैं कुछ रूल्स वगैरह हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसका फॉलो करके लोग किसी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। थर्ड है इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत हमें मेडिकल टीम्स को बुला देना चाहिए और स्टे अलर्ट, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। 3 तरह का हैजर्ड्स बताइए। पहला है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल। 3 तरह का पूछ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 4 दे दिया, कोई बात नहीं, आप लर्न कर लीजिएगा। 40 गिव अ चेक लिस्ट फॉर अ वर्क स्टेशन टू मिनिमाइज द हैजर्ड्स। यानी कोई ऐसा हम बोल सकते हैं कि तरीका बताइए जिससे हैजर्ड्स यानी किसी को इमरजेंसी एक्सीडेंट ना हो, जिससे बचा जा सकता है। तो वो है पहला प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर्स फॉर टू अल्टर पोजिशन कंफर्टेबली। मतलब कि सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए जिसमें जो वर्कर है उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो काम करते समय। दूसरा प्रोवाइड एडवोकेट लाइटिंग, मतलब कि लाइटिंग भी होनी चाहिए जिससे कि जो भी वर्कर हैं उनको प्रॉपर लाइटिंग मिले और जहां भी वो आना जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री या कंपनी में वो जा सके, ठीक है, और उनको कहीं पर चोट ना लग सके। नेक्स्ट है हैव विंडोज फिटेड एंड एडजस्टेबल कवरिंग टू अल्टर द सनलाइट लेवल। यानी वहाँ पे कुछ विंडोज यानी खिड़कियाँ भी होनी चाहिए जिससे कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ज़्यादा धूप लगता है, कभी कभार काफ़ी छाँव हो जाता है, मीन्स बोल सकते हैं धूप ही नहीं लगता है, तो वहाँ पे ऐसे विंडोज़ होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए जो हम बोल सकते हैं कि सनलाइट लेवल को वो अल्टर किया जा सके। थर्ड है बी स्पेसियस इनफ मेन वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन। यानी ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा स्पेस हो, जो वर्कर हैं वो एक दूसरे के क्या कर सके, चीज़ें शेयर कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोग का मन लगा रहता है और इसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत कम होती है। इसके बाद है एक्सप्लेन द टर्म इवैक्यूएशन पॉलिसी। सो इवैक्यूएशन पॉलिसी क्या होती है देखते हैं। Evacuation policy means a plan to evacuate a place in a case of any emergency or disaster. Evacuation is a process of emptying a place in case of an emergency. Evacuation का मतलब होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, अगर कुछ वहाँ पे इमरजेंसी हो गया जैसे कि आग लग गई, तो उस इंडस्ट्री को खाली कराना, ठीक है, उसको बोलते हैं इवैक्यूएशन पॉलिसी। लेकिन लोग चिल्लाने लगते हैं ना कि इस बिल्डिंग को प्लीज़ जल्द से जल्द खाली करिए, इसमें कुछ इमरजेंसीज है, तुरंत खाली चलिए, तुरंत बाहर चले जाइए, ठीक है। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट को खाली कराते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट करके हम बोल सकते हैं कुछ इमरजेंसी हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं इवैक्यूएशन पॉलिसी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्सप्लेन बॉडी सिस्टम टू इम्प्लीमेंट इवैक्यूएशन इफिशिएंटली इन केस ऑफ इमरजेंसी। बॉडी सिस्टम क्या होता है, तो बॉडी सिस्टम देखते हैं। दिस सिस्टम इंश्योर दैट डिफरेंटली एबल्ड आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द परमिसेस और द इम्पैक्टेड एरिया प्रॉपरली। इफ यू आर अ बॉडी टू समवन इंश्योर दैट योर बॉडी इज सेफ दैट असेंबली पॉइंट विद योर केस ऑफ एनी इमरजेंसी। यानी कहने का मतलब है बॉडी सिस्टम का मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो चल नहीं सकता या दौड़ नहीं सकता, तो उसको भी क्या करिए, कहीं इमरजेंसी हो गया तो उसको भी आप बाहर लाने में मदद करिए, ठीक है, ताकि वो भी इंसान है और उसकी भी जान बच सके। तो इसको बोलते हैं बॉडी सिस्टम ऑफ इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब कि कोई इमरजेंसी और आप किसी जगह को खाली करा रहे हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टर्म फ्लोर प्लान्स एंड असेंबली एरिया। फ्लोर प्लान्स एंड असेंबली एरिया क्या होता है देखते हैं। सो फ्लोर प्लान्स मीन्स टू शो इवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क एरिया। यानी फ्लोर प्लान्स का मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी एरिया को खाली करा रहे हो, तो आपका उस एरिया का रास्ता पता होना चाहिए कि हमें किस एरिया से मतलब जो व्यक्ति है उनको निकालना है बाहर ताकि उनकी जान बच सके, ठीक है। तो जो भी रूट आप रास्ता दिखाते हो उस जगह को खाली कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्लोर प्लान्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। असेंबली एरिया क्या होता है, स्पेस वेयर ऑल एम्प्लॉय और वर्कर आर रिक्वायर्ड टू असेंबल आफ्टर इवैक्यूएशन। असेंबली एरिया क्या होता है कि जहां से यानी जिस इंडस्ट्री से सारे लोग भाग के बाहर निकले हैं और वो क्या हो, एक जगह पे इकट्ठा हो, उसको बोलते हैं असेंबली एरिया। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इक्वेशन ड्रिल्स। पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स क्या होता है देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सो इवैक्यूएशन ड्रिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय और वर्कर्स सो दैट दे नो विच पाथ दे हैव टू फॉलो द इवैक्यूएट देयर फ्लोर रूम्स इफिशिएंट इन ऑफिस केस ऑफ एन इमरजेंसी। यानी इस कहने का मतलब है इवैक्यूएशन ड्रिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए जो और वर्कर के लिए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनको पता होना चाहिए कि हाँ उन्हें किस
रूट से यानी किस रास्ते से उन्हें बाहर जाना है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम बोल सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखते हैं। सो हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड्स टू हेल्दी बीइंग। अ हेल्दी लिविंग हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एट होम एज वेल एज अ वर्क प्लेस। यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है, एक हेल्दी बीइंग होता है, मतलब कि हमेशा आप फिट रहते हो, मतलब कि हमेशा अपने आप को दिखाते हो कि हाँ मेरे अंदर एक्साइटमेंट है और मेरे अंदर एनर्जी है, ठीक है। आप एनर्जेटिक से काम करते हो किसी इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूट में, तो उसको हम बोलते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल। अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। जो हेल्दी होते हैं, हैप्पी वर्कर होते हैं, वह हमेशा अपना बेस्ट है 100% देते हैं, चाहे वो कोई भी काम करें। नेक्स्ट आता है गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ द हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल का कोई हम बोल सकते हैं 4 बोल रहा है कि 4 पॉइंट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूड, यहाँ पे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मतलब उनको हेल्दी खाना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उनको आना चाहिए, तो इससे क्या हो सकता है हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्दी माइंड भी होना चाहिए, हेल्दी स्लीप यानी साउंड स्लीप, मतलब कि जितना चाहिए उनको उतना सोना, गोल सेटिंग भी होना चाहिए, इसके थ्रू वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। सो ये थी पूरी यूनिट टर्म 2 की सिलेबस। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।